नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में हम आज बात करेंगे अल्जाइमर की। आज वर्ल्ड अल्जाइमर डे है, इसलिए आइए आज हम अल्जाइमर को लेकर ज्यादा जागरूक होते हैं। अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे याददाश्त और सोचने की शक्ति कम होती जाती है। कई गंभीर केस में देखा जाता है कि अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति आसान काम भी नहीं कर पाता। गुस्सा, चिड़चिड़ापन और धीरे धीरे रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भूलने लगना, ये सभी अल्जाइमर के शुरुआती लक्षण होते हैं। तो आज अगर आप भी अल्जाइमर से जुड़ा कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं जो अलग अलग पैथी से हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी। डॉक्टर मंजरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर वीजी हुद्दर। डॉक्टर हुद्दर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ है होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा। डॉक्टर अशोक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही आप जीमेल के जरिए भी हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल लिखकर हमें भेज सकते हैं। अल्जाइमर को आमतौर पर बुजुर्गों की बीमारी माना जाता है, लेकिन अब केवल बूढ़ों तक ही ये बीमारी सीमित नहीं रही है। अब देखा जा रहा है कि 40 और इससे कम उम्र के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। लाखों लोग हर साल इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस वजह से अल्जाइमर से पीड़ित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने और इसे लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से पूरी दुनिया में 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। हम में से कई लोग अक्सर कहीं कुछ सामान रखकर भूल जाते हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं, या फिर कभी कभी कई ऐसी चीजें हैं जो याद नहीं आती। लेकिन अगर कोई ये भी भूल रहा हो कि वो किसी जगह पर क्यों गया है, या फिर दिनचर्या से जुड़ी कई बातें भी अगर याद न रहें, तो मामला गंभीर हो जाता है। अल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है जो ज्यादातर 65 वर्ष की उम्र के आसपास होने वाली दिमाग से जुड़ी बीमारी है। शुरुआती लक्षण में रोगी बार बार चीजें भूलने लगता है, बात करने में सही शब्दों का याद ना आना, लोगों या साधारण वस्तुओं को ना पहचान पाना जैसी कई बातें भूल जाता है। रोगियों के व्यवहार में भी काफी बदलाव आ जाता है। ये रोग उन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है जो मस्तिष्क में एक दूसरे को जोड़ती हैं। ये तब होता है जब मस्तिष्क में प्लाक बनने लगता है जिसमें बीटा एमिलॉइड होता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति सोचने में सक्षम नहीं होता और सरल कार्यों को पूरा करने की क्षमता भी नष्ट हो जाती है। समय के साथ साथ अल्जाइमर के लक्षण खराब होते जाते हैं। किसी व्यक्ति के लिए हाल की ही घटनाओं को याद रखना, कारणों और यहाँ तक कि उन लोगों को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है जिन्हें वो भली भांति जानते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज डिमेंशिया का ही एक प्रकार है। डिमेंशिया की तरह अल्जाइमर्स में भी मरीज को किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को याद रखने में परेशानी महसूस होती है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में दिक्कत महसूस होने लगती है। इसके लक्षणों की बात करें तो अल्जाइमर्स की शुरुआत आमतौर पर इन लक्षणों से होती है। इसमें स्मरण शक्ति में कमी आ जाती है। पीड़ित व्यक्ति कई बातें भूलने लगता है, जैसे नहाना भूल जाना, नाश्ता किया है या नहीं ये भी भूल जाना, दवा खा ली है या नहीं याद ना रहना, घर के लोगों के नाम भूल जाना या याद ना रख पाना, वस्तुओं या फिर किसी जगह का नाम भी याद ना रहना, जैसे अगर ग्लास है तो उसे कटोरी कहना, अपने घर का रास्ता भूल जाना, संख्याओं को याद ना रख पाना, अपने सामान को खुद रखकर भूल जाना, ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करना, एक ही काम को करना और एक ही बात को बार बार पूछते रहना इसके आम लक्षण हैं। इसके अलावा बात करते समय रोगी को सही शब्द, विषय और नाम ध्यान में नहीं रहते। 65 साल की उम्र के बाद होने वाली इस बीमारी का फिलहाल कोई स्थायी इलाज नहीं है। मस्तिष्क कोशिकाओं में केमिकल्स की मात्रा को संतुलित करने के लिए दवाओं का प्रयोग किया जाता है। दवाओं के साथ साथ रोगियों और उनके परिजनों को काउंसलिंग की भी आवश्यकता होती है। काउंसलिंग के तहत रोगी के लक्षणों की सही पहचान करके परिजनों को उनसे निपटने की सटीक व्यवहारिक विधियां बताई जाती हैं और इलाज जितना जल्द शुरू किया जाए उतना ही फायदा होता है। तो अल्जाइमर से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है
तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर मंजरी, अगर आपसे शुरुआत करूं तो अल्जाइमर के बारे में आप बताइए। डिमेंशिया और अल्जाइमर कई लोग एक ही मानते हैं, इनमें क्या अंतर है और ये होता कैसे है? देखिए, जो डिमेंशिया है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे कारण आते हैं। अच्छा। और डिमेंशिया जो है उसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे याद खो जाना, बिहेवियर में चेंज आना, सोचना समझना, लिखना पढ़ना, हिसाब किताब करना, ये सारे डिमेंशिया के सिम्टम्स हैं। अब उसका कारण अगर नसों का सूखना है और एमिलॉइड बीटा का जमना है और जो मेमोरी केमिकल है वो कम होना है, तो वो अल्जाइमर्स डिमेंशिया कहलाता है, जिसके स्टेजेस होते हैं। अगर उसका कारण मल्टीपल स्ट्रोक्स या लकवा होना या फिर ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन में डैमेज होना है, तो वो वैस्कुलर डिमेंशिया कहलाता है। अगर उसका कारण एक और प्रोटीन होता है जिसको हम सिन्यूक्लियोपैथी बोलते हैं, वो डिपॉजिट हो रहा है, तो हम उसको सिन्यूक्लियोपैथी रिलेटेड, पीएसपी, पार्किंसंस रिलेटेड, डीएलबीडी एक और डिमेंशिया है, उससे रिलेटेड डिमेंशिया बोलते हैं। तो अगर उसका कारण ऐसा है जो शरीर में कुछ तत्व कम हो गए हैं, जैसे वेजिटेरियंस में B12 की मात्रा कम हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म में याददाश्त की परेशानी आती है, तो हम उसको रिवर्सिबल डिमेंशिया कहते हैं। तो कारण डिमेंशिया के जो सिम्टम्स हैं वो अनेक हैं। अच्छा। तो डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है। पहले कॉलर जुड़ गए हैं। सौरभ पाठक ने हमें कॉल किया है, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा पहला प्रश्न है जी, क्या अल्जाइमर केवल बुढ़ापे में होने वाली बीमारी है या चिल्ड्रन और यंग एडल्ट को भी प्रभावित कर सकती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कोई अन्य बीमारी होने से या सर्टेन मेडिसिन लेने से भी क्या अल्जाइमर की समस्या उत्पन्न हो सकती है? मेरा आखिरी प्रश्न है, अल्जाइमर के डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाना अत्यंत आवश्यक है? थैंक यू। शुक्रिया अपने सवालों के लिए सौरभ। डॉक्टर मंजरी। जो अल्जाइमर्स है वो अक्सर 60 या 65 साल की उम्र के बाद ही होती है। जो जेनेटिक फॉर्म है, बहुत कम श्रेणी में अल्जाइमर्स का जेनेटिक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रांसमिशन होता है, वो 3 से 5% श्रेणी में ही होती है। और इस जेनेटिक फॉर्म में उसकी जो एज ऑफ प्रेजेंटेशन होती है वो होती है 40, कभी कभी 35 साल में। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशियाज जो हैं वो भी यंग एज में आ सकते हैं, पर मुख्य के हमारे देश में डिमेंशिया 50-60 की उम्र के बाद ही आरंभ होता है। इसके अलावा आपने पूछा कि टेस्ट क्या है। पहली बात तो डिमेंशिया की डायग्नोसिस बोलने के लिए बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं डॉक्टर को, क्लिनिकल, जिसमें हम याददाश्त के टेस्ट करते हैं जिसको हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी बोलते हैं। इसको करने में करीब 1-1.5 घंटा लगता है। उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें हम B12, विटामिन डी, थायराइड, ये सब देखते हैं। किडनी के फंक्शंस, लिवर के फंक्शंस, शुगर, ये सब देखते हैं। ब्लड प्रेशर का ख्याल रखते हैं। CT, बट CT से अच्छा होता है MRI ब्रेन ज़रूर करते हैं। अगर डाउट हो रहा है तो हायर इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं जैसे पेट ब्रेन, ये भी हम करते हैं। फिर हमको कारण पता चल जाता है ये सब टेस्ट करने पे, और उस कारण के अनुसार फिर इलाज हम शुरू करते हैं। मुख्य करके जो इलाज है वो जल्दी शुरू करने में फ़ायदा है। अगर आप मिडिल स्टेज बीमारी में आए या लेट स्टेज बीमारी में आए तो इलाज का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हल्का हल्का याद की प्रॉब्लम हो रही है और हल्का हल्का बिहेवियर या पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, आप जल्दी आएँ इलाज के लिए और डायग्नोसिस के लिए, तब इलाज का इम्प्रूवमेंट भी होता है। ठीक है। और डॉक्टर अशोक, होम्योपैथी में अगर हम देखें तो आप कैसे देखते हैं अल्जाइमर को? देखिए, अल्जाइमर डिसीज़ एक वो चीज़ है जो कि हिंदुस्तान में भी देखें तो 50 से 75% लोग डिमेंशिया का जब शिकार होते हैं तो अल्जाइमर्स उसका कॉज बताता है। लेकिन इस डिसीज़ की समझ में ही ज़्यादा समझदारी है, क्योंकि इस डिसीज़ का अब तक विज्ञान कोई इलाज नहीं खोज पाया। तो ये प्रोग्रेसिव है, इरिवर्सिबल है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। मतलब बीमारी बढ़ती है धीरे धीरे और वापस नहीं आ सकती है, और जो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो धीरे 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 नष्ट होने लग जाती हैं। तो ये जैसे कि आप मान लीजिए, मैं ये 2 चीज़ें दिखाता हूँ आपको। तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में एक से दूसरी तरफ जो संदेशा जाता है वो कंटिन्यूसली जाता रहता है, और जिसको हम सिनैप्स कहते हैं।
अभी यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरह की चीज़ें डिपॉजिट हो जाएं कि हमारा और आपका कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए, तो ये प्रोसेस जब चल रहा होता है तो कुछ तो जो जो प्रोटीन्स हैं वो जनरेट होती हैं और एब्जॉर्ब होती रहती हैं और हमें उसका पता ही नहीं लगता है। अब किसी कारण से यदि वो प्रोटीन्स इस तरह की बन गई कि उनकी बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस हो गई कुछ, तो उसको ब्लॉक कर देती है। अब जब एक तो अंदरूनी बदलाव हो गया, बाहरी तौर से क्या होता है, उन्हीं कोशिकाओं को न्यूट्रिशन मिलना भी बंद हो जाता है। तो इस चीज़ की दो चीज़ें आती हैं, एक तो प्लाक्स और दूसरा टैंगल्स, मतलब अंदर से भी दिक्कत हो गई और बाहर से भी दिक्कत हो गई। अब एज के साथ यूजली ये जो बीमारी है ये 40 के आसपास शुरू होती है और जाके अपना असर दिखाती है 60 से 65 के बाद में जाके। तो होम्योपैथी के अंदर हम ये कहते हैं कैच दैम यंग, मतलब जैसे ही आपको कुछ बदलाव आने लगे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि आपके परिवार के अंदर है, यदि आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, आप डायबिटीज़ के शिकार हैं, आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक आपका है, तो अभी जो क्योंकि अल्जाइमर्स में बाद में इलाज ही नहीं है, तो समझदारी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब हम यदि 40 से 45 की एज में एक पेट स्कैन करा लें और हमें ये पता लग जाए कि इस तरह की बदलाव मेरे दिमाग के अंदर आने लग गए हैं, तो हम उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तीसरी बात ये आती है कि सो फॉर होम्योपैथी इज कंसर्न, जहाँ पर कि उसको डेली कस्टमरी एक्टिविटीज़ के अंदर प्रॉब्लम आने लग गई कि मेरी याददाश्त जा रही है, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने बैंक की चेक बुक को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, और वो इस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहा है, वो बदलाव उसके आसपास के लोग महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक बार जाके ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। और होम्योपैथी उस स्टेज पे उस बीमारी के आगे बढ़ने को काफ़ी हद तक रोक सकती है। ये एक साइंटिस्ट के लिए आजकल एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन गया है कि हाउ टू अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ एल्जाइमर, जिसका कि आगे इलाज ही कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर हैं, अनूप नागरे ने कॉल किया है, पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मैं नमस्कार। अनूप नागरे बोल रहा हूँ। जी। मैडम मेरा सवाल है कि मेरी जो दादी है ना, मतलब वो मैडम अक्सर अपने रिश्तेदारों के नाम भूल जाती है और हमारे भाइयों के नाम लेते हुए भी मैडम मतलब कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको याद नहीं रहता है। मतलब किचन में भी काम करते वक्त भी अपना गैस वगैरह बंद करना रहता है, तो मैडम ये क्या अल्जाइमर हो सकता है क्या, और इसे मतलब रोके कैसे मैडम? ठीक है, उनकी उम्र कितनी हो गई होगी? मैडम 75 एज से ऊपर होगी शायद से मैडम। ठीक है, डॉक्टर मंजरी। देखिए, अगर शुरुआत से ही हैबिट से ही वो भुलक्कड़ हैं तो शायद डिमेंशिया ना हो, बट अगर पहले बहुत अच्छी थी उनकी याददाश्त और उनका जो काम करने का तरीका था उसमें कुछ भी मतलब परफेक्शन था, कुछ भूलते नहीं थे, गैस ऑन नहीं भूलते थे, और अभी ये नई चीज़ शुरू हुई है, नई सिरे से शुरू हुई है, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाके जो मेमोरी की टेस्टिंग होती है मेमोरी क्लिनिक में वो करानी चाहिए। और हो सकता है ब्लड की जांचें में थायराइड की कमी आ जाए या B12 की कमी आ जाए। अक्सर जो वेजिटेरियंस होते हैं, वेजिटेरियंस में B12 की मात्रा कम होती है, तो उससे भी याददाश्त के सिम्टम्स आते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अल्जाइमर्स हो, बहुत सारे स्यूडो अल्जाइमर्स, मतलब अल्जाइमर्स नहीं है, वो भी कंडीशंस होती हैं। कभी कभी डिप्रेशन भी अल्जाइमर्स जैसे प्रेजेंट कर सकता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जाके पूरी जांच कराएं अगर ये नई चीज़ आरंभ हुई है। ठीक है, तो जांच कराना ज़रूरी है। डॉक्टर उधर आयुर्वेद के नज़रिए से अल्जाइमर को कैसे देखें, और क्यों दुनिया के मुकाबले भारत में अल्जाइमर के मरीजों की संख्या ज़्यादा है, क्या वजह है? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से इसको अगर देखते हैं तो यूजुअली हम जो भी डिसीजेस हैं उसको वात, पित्त और कफ में डिवाइड करते हैं, और हमारे क्लासिक्स में अच्छी तरह से इसके लिए बताया गया है कि जो बचपन में होते हैं एज, उसमें कफ की प्रधानता होती है, और मध्यम में जो होते हैं अडल्ट्स में पित्त की प्रधानता होती है, और जो ओल्ड एज आती है उसमें वात की प्रधानता होती है। जो वात व्याधि हम जो बोलते हैं, ऑल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और न्यूरोडिजेनरेटिव भी उसमें आ जाता है। तो उसमें एक ये होता है कि वात की प्रिडोमिनेंसी से होता है। और हमारे शारंगधर करके एक आचार्य हैं, तो उन्होंने बहुत प्रिसाइजली इसके बारे में बोला है कि 10-10 हमारा 100 ईयर हमारा लाइफ स्पैन है, तो उसमें 10-10 साल में हमारा क्या क्या होती है और क्या क्या कमी होती है। फॉर एग्जांपल 50 ईयर्स में मेधा की कमी होती है और 90 ईयर्स में बुद्धि की कमी होती है। ये बताया गया है। तो मेधा में 3 चीज़ें होती हैं जो ग्रहण करते हैं हम, जैसे कि जो बताएं हम ग्रास्प कर रहे हैं,
और उसको रिटेन करते हैं ब्रेन में, वो धारण बोलते हैं, और स्मृति बोलते हैं कि उसको रिकलेक्ट करते हैं। ये सब बताया गया है क्लासिक्स में। तो ये एज में अगर ऐसे होता है तो फिर ये एज रिलेटेड ही हो गया, जो पहले से भी इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उसमें ये होता है। तो उसमें मेद्य रसायन करके ट्रीटमेंट हमारे इसमें बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। उसमें मेनली 4 ड्रग्स आते हैं, चारों का हाईलाइट किया है उसमें। पहला जो उसमें आता है हमारा मंडुकपर्णी करके आता है, और गुडुची जो हम बहुत अक्सर बोलते हैं अलग अलग डिसीज़ में, जो गिलोय बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और एस्टी मधु जो मुलेटी है, और उसके बाद शंखपुष्पी करके सबको मालूम है। ये 4 ड्रग्स को बहुत हाईलाइट किया गया है, ये इससे ट्रीटमेंट होती है। और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में बहुत सारे बताए गए हैं, जो पंचकर्म है, रसायन रिजुविनेटिंग थेरेपीज हैं, जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में बहुत सारा इसमें आयुर्वेद में बताया गया है। जो सर बता रहे थे, इसको प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। जो सस्पेक्टेड है एक पर्टिकुलर एज में, जो हमने बताया गया कि 50 ईयर्स ऑफ डिकेड्स में, जो 5th डिकेड में जो आता है, तो उसमें हम एज ए प्रिकॉशन अगर प्रीडिस्पोजिशन है तो उसको ऐसे कर सकते हैं। और आप जो बता रहे थे ज़्यादा क्यों हो रहा है, इट मे बी वन ऑफ द रीज़न दैट स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड लाइफस्टाइल, दिस इज़ द मेन रीज़न व्हिच विल लीड टू दिस कंडीशंस नाउअडेज। तो उसको लाइफस्टाइल चेंज करने की बहुत ज़रूरी होती है इसमें। ठीक है। ये आयुर्वेद में बताया गया। डॉक्टर मंजरी, क्या पुरुषों और महिलाओं में अगर तुलना करें तो कुछ ऐसा है कि ये पुरुषों को या फिर महिलाओं को ज़्यादा होता है? देखिए, ऐसा है कि आफ्टर मेनोपॉज महिलाओं में ज़्यादा होती है ये बीमारी। और जैसे मैंने बोला, डिमेंशिया के अन्य अन्य कारण हैं। तो अगर आप देखें वास्कुलर डिमेंशिया, तो स्ट्रोक रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं जिसकी वजह से वास्कुलर डिमेंशिया होता है, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, ये पुरुषों में ज़्यादा है। अच्छा। तो वास्कुलर डिमेंशिया आपको पुरुषों में ज़्यादा मिलेगा, और स्त्रियों में आपको अल्जाइमर्स मेनोपॉज के बाद ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा DLBD वगैरह हर एक का अपना मेल फीमेल रेशो है, पर मुख्य तौर की बात है कि दोनों में हो सकती है, और दोनों में जल्दी पकड़ी जाए कोई भी तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। प्रदीप ने कॉल किया है, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। पूछिए, क्या सवाल है? हाँ प्रदीप जी, सवाल पूछिए। हाँ मैम, मुझे टीवीटी हो गया है, एसिडिटी। प्रदीप जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आपका सवाल क्या है, एक बार दोहराइए। मैम मुझे डीवीटी हो गया है, मेरे पैर को लेफ्ट को डीवीटी हो गया है। अच्छा। और मुझे 1 महीना हो गया, मैंने ट्रीटमेंट भी ली है। तो वारफोनिन की जो टैबलेट थी, वो टैबलेट वगैरह खा के वो अब क्योर हो गया कि मुझे चलने में तकलीफ हो रही है। आपका सवाल जो है वो इस बीमारी से रिलेटेड नहीं है। डीवीटी में पैर के नसों में खून जम जाता है। अच्छा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं, अगर आप खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, आप उनकी सलाह लें, क्योंकि उसमें भी ब्लड की टेस्टिंग के अनुसार फिर दवाई चलती है, और अगर आपकी डीवीटी खुल गई है तो दवाई बंद भी हो सकती है। डीवीटी का कारण जानना बहुत जरूरी है। बेकारण डीवीटी होती नहीं है, तो ब्लड के बहुत सारे कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से डीवीटी होती है, तो वो भी आप जांच करा लीजिए ताकि फिर से वापस ना आए, बिकॉज वो कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। ठीक है। और डॉक्टर मंजरी, मैं चाहूँगी आप इसके स्टेजेस को लेकर अगर अल्जाइमर के बताएं, क्योंकि आप तीनों ही विशेषज्ञ कह रहे हैं जितना जल्दी आप शुरू करें, तो क्या वो पहली स्टेज पे अगर पकड़ में आ जाए तो कितना बेहतर है, और किस तरह की स्टेजेस होती हैं, कैसे समझें अल्जाइमर के? तो ऐसा है, जो स्टेजेस हैं वो मुख्य करके 3 हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ के, अर्ली, मिडिल एंड लेट। जो अर्ली स्टेज है उसमें बहुत हल्की हल्की सी चेंज होती है बेसलाइन से। तो बेसलाइन अगर हमारा एक चल रहा है, उससे हल्का सा डिप होता है, मेनली मुख्य करके याददाश्त में, सोचने में, समझने में, प्लानिंग में, जजमेंट में, एक्सिक्यूशन में, जो हम कर रहे हैं रोज़मर्रा में। उसके अलावा जो है हिसाब किताब में, या फिर पढ़ने लिखने में, और इसके साथ हल्का सा बिहेवियर और पर्सनालिटी में चेंज। तो अक्सर क्या होता है, लोग इसको दे देते हैं एक टर्म जिसमें बोलते हैं बूढ़ा सठिया गया है या 70-72 हो गया है। एक्चुअली ये जो चेंज है ये 2 प्रकार का हो सकता है जो बेसलाइन से हुआ है। ये नॉर्मल एजिंग की वजह से चेंज हो सकता है, या डिमेंशिया के अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं।
इसको जानने के लिए कि ये एजिंग की नॉर्मल डिक्लाइन है या फिर ये डिमेंशिया का ऑनसेट है, उसके लिए ज़रूरी है कि जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं उनके पास जाके जो मेमोरी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है वो कराई जाए। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है, डिप्रेशन जो है वो भी एक कारण होता है इन सब सिम्टम्स का, वो भी रूल आउट हो। तो दोनों का अगर हम पिकअप करते हैं बेस्ड ऑन दीज टेस्ट, वो टेस्ट क्या क्या हैं, वो बहुत लंबे चौड़े टेस्ट होते हैं, वो बोलना या बताना संभव नहीं है, पर ये जांचों के अनुसार पे हम फिर आगे बढ़ते हैं। और कोई भी चेंज अगर आ रहा है, इसको ये ना बोलें कि सठिया गया है या 70-72 हो गया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ, एक हमारे मरीज थे जो आईआईटी में प्रोफेसर थे। अब वो रोज क्लास में जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर एकदम से उन्होंने डिसाइड किया, और गाड़ी चलाते थे वो, एकदम से उन्होंने थोड़े दिनों में स्कूटर खरीद लिया। स्कूटर खरीद के थोड़े दिनों में उन्होंने दूध के कैन खरीद लिए, और फिर उन्होंने डिक्लेयर घोषित कर लिया अपनी फैमिली में कि आज से मैं दूध का बिजनेस करूंगा। तो आईआईटी के प्रोफेसर सडनली एकदम से एक जो अपने फील्ड से रिलेटेड है चेंज आया उनके अंदर, और पर्सनालिटी में चेंज आया, और एक्टिविटी में चेंज आया, और एब्जर्ड जो बोलेंगे एक तरीके से जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटी है वो करना। तो ये एक अर्ली सिम्टम था डिजीज़ का। इसके अलावा एक और मरीज थे जो जिनका मैं उदाहरण दूंगी। ये एक लेडी थी जिनके 2 बच्चे थे, और इन्होंने सडनली शुरू कर दिया घर में कि ये जो पौधे हैं ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा। और हर जगह इन बच्चों के साथ वो जाती थी। अगर मार्केट जाना है तो एक बच्चे को, मतलब जो पौधा हुआ उसका पॉट ले लिया और गई उनके साथ, और गाड़ी में पौधों के साथ गई। तो ये एक पर्सनालिटी में चेंज आया। याददाश्त की परेशानी, अच्छा याददाश्त में पैसा दे दिया, किसी को भूल गए, मार्केट में गए और 7 रुपए की ब्रेड थी या 9 रुपए की ब्रेड थी और लाए कम। तो ये जो चेंजेस हैं ये आ जाए, या फिर खा लिया और याद ना आए क्या खाया और फिर मांगा। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं और जो पहले नहीं थे, ये लक्षण को पिकअप करना, चाहे बिहेवियर हो, चाहे पर्सनालिटी चेंज हो, चाहे याददाश्त में चेंज हो, पढ़ने लिखने में, समझने में, ये पिकअप करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अशोक, जैसे डॉक्टर मंजरी ने उदाहरण देकर हमें बताया है, तो ये तो साफ है कि जो व्यक्ति अल्जाइमर से पीड़ित हो रहा है वो तो समझ भी ना पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये परिवार और दोस्तों की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को देखें और समझें और इलाज को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। देखिए, इलाज जल्द से जल्द ये है कि मैं इस चीज़ को ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि 3 शब्द हैं, FDI, हाउ फ्रीक्वेंटली, ऑफ व्हाट ड्यूरेशन एंड ऑफ व्हाट इंटेंसिटी। तो ऐसे ही ये जो एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरे से तीसरी स्टेज के सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं। मतलब मान लीजिए शुरू में उनको ये हो रहा है, मैंने कोई चीज़ अपनी इधर उधर रख दी, अब रख के उनको ध्यान नहीं आ रही है। अब जब वो आगे थोड़ा और डिटोरेट होगा तो वो मान लीजिए उनका चश्मा है, उस चश्मे को कहीं जाके या तो चावल के डब्बे में रखाएंगे या फ्रिज में रखाएंगे। अच्छा। और फिर बाद में ये भी कहेंगे कि चश्मा है किस लिए। तो जब इस तरह की चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, तो वो भी एक इंडिकेशन होता है केयर गिवर्स के लिए कि इनको हो क्या रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो टोटल पर्सनैलिटी चेंज हो गया, कि एक प्रोफेसर जो थे ये स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कि मैं चेंज कर लेता हूँ। तीसरी चीज़ क्या है जो कि बहुत ऑब्जर्व की जाती है, कई बार पेशेंट अपने में भी फील कर रहा होता है कि 3 चीज़ें हैं, देखिए, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। जब वो लिख रहे होते हैं तो देयर इज अ पॉजिटिव ऑफ आइडिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, क्यों लिखूं, जो कि वो लिखते थे। रीडिंग, पढ़ रहे हैं तो ये नहीं समझ पा रहे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो रिटेन कैसे करेंगे, रिटेन नहीं करें तो रिट्राइव कैसे करेंगे। अभी जो मैं आपसे पहले एक बात कह रहा था कि ये बीमारी इस तरह से धीरे धीरे घर करती है, सेंध लगाती है हमारे दिमाग के अंदर कि ब्रेन के नॉर्मल प्रोसेसेस को एकदम अफेक्ट करती चली जाती है। और जैसे जैसे ये जिस एरिया को अफेक्ट करेगी, जैसे मैंने आपसे बताया कि आप अभी बता रहे थे, A-बीटा जो एमाइलॉइड्स जो बनते हैं वो सबसे पहले जाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, जिसको हम हिपोकैम्पस कहते हैं, फिर उसके अंदर दूसरे के अंदर प्रीफ्रंटल के अंदर जाएगा, उसके बाद तीसरे के अंदर, और लास्ट में इस हद तक असर डाल देती है कि मरीज़ के टोटल फंक्शनैलिटी ही चेंज हो जाती है। उसको बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ये होते हैं, और एंड में पेशेंट की डेथ निमोनिया से भी हो सकती है। अच्छा। तो कहाँ पे कैसे देम यंग, हम उस प्रोसेस को कैसे चेक करें, ये विज्ञान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अल्जाइमर्स और डिमेंशिया एल्जाइमर के कारण है,
और एल्जाइमर का डिमेंशिया एक बहुत ही इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसको कि ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो केयर गिवर्स का व्यवहार, केयर गिवर्स का उनको डॉक्टर के पास लेके जाना और केयर गिवर्स का उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना और केयर गिवर्स का उनके जो प्रेसिपिटेटिंग कॉजेज़ हैं उनको और ज़्यादा ध्यान देना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है। और एक और कॉलर है, सुरेंद्र जी ने हमें कॉल किया है, ओडिशा से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार। सबको मेरा नमस्कार जी जी सर, मेरे एक रिश्तेदार है जी जिसने गोदरेज में चाबी देने के बाद कुछ देर जाता है और देख के आता है कि चाबी ठीक से दिया हुआ है नहीं। वो मुझे बताया है, क्या ये जो आप जो रोग के बारे में बता रहे हैं, क्या ये हो सकता है? एक बार सुरेंद्र जी बताइए, आप क्या कह रहे हैं? ये गोदरेज में चाबी देने के बाद उसको लगता है कि चाबी ठीक से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, आप जवाब सुनिए। डॉक्टर हुद्दर, आप क्या बताएंगे इन्हें? ये जो बता रहे थे कि चाबी इन्होंने डाल दिया, फिर जाएंगे, फिर उनको लगेगा कि मैंने डाल दिया या नहीं डाल दिया, फिर बार बार ऐसे मैंने एक मरीज को भी देखा है सामने की वो 10 बार 10 टाइम्स इतने तक जाएगा, फिर वापस आएगा, दुकान बंद करेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। ये एक दूसरा थोड़ा सा इसमें हटके जो अल्जाइमर्स के सिम्टम्स को छोड़ के, हालांकि कंपल्शन डिसऑर्डर जो थिंक प्रोसेस हो सकता है कि कंपल्शन डिसऑर्डर हो, या फिर हो सकता है कि जेन्युइनली भूल रहा हो। तो जो आप बता रहे हैं डिसऑर्डर, वो किसी एक चीज से भी जुड़ा हो सकता है? जैसे ये वो सिर्फ एक चाबी अलग वाला बीमारी है। ओसीडी जो बीमारी होती है वो एक अलग बीमारी है, तो वो तो साइकियाट्रिस्ट या मनोविशेषज्ञ वो देखते हैं। ठीक है, अगर सुरेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप बताएं, इसके अलावा भी कुछ और अगर आप लक्षण बताएं, और कोई दिक्कत होती है उन्हें? ठीक है, शायद इनका फ़ोन कट गया है। अब डॉक्टर मंजरी, आपने जैसे स्टेजेस के बारे में बताया, अगर हम बचाव की बात करें, अल्जाइमर से बचाव, उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, अल्जाइमर्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है। इसके बारे में साइंटिस्ट अभी चैलेंज जो है पूरी तरीके से समझे भी नहीं हैं, पर जो समझे हैं उसमें 2 चीज़ें आई हैं। रिस्क फैक्टर, अगर हम ये रिस्क फैक्टर्स को नियंत्रण में कर लें तो हो सकता है कि ये बीमारी से हम बच जाएं। तो जो 2 प्रकार के रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें से एक है जो अनमॉडिफाइबल है, जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वो है जैसे बढ़ती हुई उम्र। अगर आप जितना लंबा जिएंगे, 90 तक जिए, 100 तक जिए, तो आपका चांस बढ़ जाता है ये याददाश्त की प्रॉब्लम आने का। तो वो सबसे मुख्य रिस्क फैक्टर है, उसको आप या मैं कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो तो इम्प्रूविंग हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से हम ज़्यादा जी भी रहे हैं, और तो रिस्क अपने आप बढ़ जाता है। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है जेनेटिक्स। उसमें 2 प्रकार की जेनेटिक्स हैं। एक तो है ऑटोसोमल डोमिनेंट जो आनुवांशिक चली आ रही है। दूसरा है एट रिस्क जीन्स होती हैं जिसको हम एपोई जीन्स बोलते हैं, जिसके लिए ब्लड टेस्ट होता है। ये भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो हमारे नियंत्रण में है वो एकदम ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल की जो है आइडियल लाइफस्टाइल, वो है नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, डायबिटीज़ का कंट्रोल, ये 4 मुख्य। उसके अलावा जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में खान में आपकी जो वेजिटेरियन डाइट है, ग्रीन्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, उसके अलावा जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, आप ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा बहुत घी, थोड़ा बहुत वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन पीनट ऑयल, ये यूज़ करके मिश्रण करके यूज़ करिए खाने में, तो दैट इज़ हेल्दी। बटर अवॉइड करिए, डालडा अवॉइड करिए, पाम ऑयल अवॉइड करिए। इसके अलावा जो डाइट में मेन है वो है हमारी डाइट में पर्टिकुलर जो हल्दी हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी गुड फॉर प्रिवेंटिंग एमिलॉइड डिपॉजिट्स। तो ये लाइफस्टाइल फैक्टर हुआ है खान का। फिर रहा अपने दिनचर्या का, स्लीप। जितनी आप कम सोएंगे, जितना आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी विथ एज, जो इंसोम्निया रहेगा या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया रहेगा, रिस्क ये टॉक्सिन्स का क्लियर होने का बढ़ जाता, मतलब क्लियर नहीं हो पाती एमिलॉइड बीटा, और ये बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। आपकी स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, टॉक्सिक स्ट्रेस है, चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे जो भी हो, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। पाया गया है जो स्ट्रेस लेते हैं बॉक्सिंग का या हेड इंजरीज का, दैट इज ऑल्सो अ रिस्क। ठीक है। इसके अलावा जो रिस्क है वो सिडेंट्री, जितना आप बैठेंगे। सो सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग।
जितना आप लंबा बैठेंगे आपका रिस्क बढ़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे तो बढ़ेगा। ठीक है। नेटवर्क, अगर आप बुढ़ापे में आइसोलेट हो रहे हैं, सोशल नेटवर्क में नहीं है, आप दूसरों से मिल नहीं रहे हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं है, आप नेगेटिविटी में लगे हुए हैं, आपकी न्यूरोटिक पर्सनालिटी है, तो इसका रिस्क बढ़ जाता है। अब आप देखिए, मिल करके ऑलमोस्ट 80% to 90% ऑफ इट इज प्रिवेंटेबल, बट प्रोवाइडेड हम ये प्रिवेंशन 40 साल की उम्र से हम शुरू करें। ठीक है। अगर हम 60 साल या 70 साल में ये प्रिवेंशन शुरू करेंगे, सो दिस हैज टू बी अ लाइफस्टाइल। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे डॉक्टर मंजरी। एक कॉलर हैं रेनू वोरा, दिल्ली से इन्होंने कॉल किया है। रेनू, शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। पूछिए क्या सवाल है आपका। देखिए जी, मैं ये पता करना चाहती हूँ कि जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने बोला है कि इसका इलाज तो कोई नहीं है और इसका सिर्फ प्रिवेंशन है, पर अगर किसी मरीज को कुछ अल्जाइमर्स हो जाए तो वो कहाँ से कोई हेल्प मिल सकती है, कोई काउंसलिंग मिल सकती है, कोई डे केयर है यहाँ पे दिल्ली में या कहीं पे जहाँ पे हम ऐसे मरीजों को लेके जा सकते हैं? ठीक है, शुक्रिया आपके सवाल के लिए रेनू जी। डॉक्टर अशोक, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबको ये पता चल रहा है कि अल्जाइमर का कोई इलाज तो है नहीं। जी जी। अब किया क्या जाए? बात यह है कि यहाँ पे मैं इनको एक तरह से समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने एक माचिस की तिल्ली जलाई और सारे घर को आग लग गई, तो अब तिल्ली को बुझाने से तो कुछ मिलेगा नहीं। तो मतलब जो एक बचाव है वो सबसे ज़रूरी है। जैसे इन्होंने कुछ बोला, कुछ केयर फैसिलिटीज़ एंड ऑल, यस, हर हॉस्पिटल के अंदर, मेंटल केयर हेल्थ के अंदर ये सब फैसिलिटीज़ हैं वे जहाँ के अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को इस तरह की मदद दी जाती है। दूसरी बात यह है कि इसे बचा कैसे जाए। आपने 40 की एज में अपना पेट कराया और आपको लगा कि मेरे को तो प्लाक्स बनने लग गए हैं, लेकिन मुझे अभी सिम्टम्स नहीं है, तो जिस दिन आपका मान लीजिए कोई डायग्नोस भी होता है तो आप मन में ये विचार कीजिए कि अभी मैं तुरंत ही मरने वाला नहीं हूँ। इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोग्रेसिंग डिसीज़। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से डाइटरी पैटर्न, लाइफ रेगुलेटरीज एंड ऑल दैट, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। और देखिए कि ये इंसान ही है जो कि रेगुलेशंस को हमेशा डिफाई करता है। मैं ऐसे क्यों करूँ, कुछ नहीं होता, सबको थोड़ी होता है। तो हम ये कहते हैं कि यदि आपने सब कुछ कर लिया और आपने कुछ नहीं करा, तो इसको आप इस तरह से एक सीसॉ की तरह देखिए कि जैसे आपके पास कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, कुछ आपकी डायबिटीज़ है, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, लेकिन ये सीसॉ ऐसे चल रहा है। ये चीज़ें उसको दबा रही हैं, आपको प्रोन कर रही हैं कि आपको अल्जाइमर हो, लेकिन आप अपनी तरफ से उसको कितना स्ट्रेस या रेजिस्टेंस दे रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ होती है, एक बहुत बड़ी स्टडी हुई अराउंड 60-70 नर्सेज के ऊपर। उन्होंने अपनी बॉडी को और ब्रेन को ये अंडरटेकिंग दी कि जिस समय हमारा अंत हो जाए तो आप स्टडी कीजिएगा। ठीक है, उनके ब्रेन्स को स्टडी किया गया और जितनी 670 नर्सेज थी, सबके अंदर एमाइलॉइड्स बने हुए थे, सबके अंदर टेंगल्स बने हुए थे, बट नन ऑफ देम सफर्ड एल्जाइमर्स। कारण क्या था? उसके बाद कारण ढूंढा गया। कारण में ये पाया गया कि दोज नर्सेज दे हैव लॉट ऑफ कॉग्निटिव रिजर्व्स। कॉग्निटिव रिजर्व्स क्या होते हैं कि आपकी सोचने की एक तो मेमोरी है, उस मेमोरी को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसको कॉग्निशन कहते हैं। थिंकिंग, फीलिंग, डिज़ायर्स, एवर्शंस, प्लानिंग, ऑल दीज थिंग्स दे आर कॉल्ड कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। तो ये कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं आपका नाम जानता हूँ, डॉक्टर साहब का नाम जानता हूँ और डॉक्टर साहब क्या करती हैं ये जानता हूँ, लेकिन मैंने उस चीज़ को कई तरीके से सीख लिया। तो हुआ क्या कि मेरे ब्रेन के अंदर रिजर्व्स बनते चले गए। कोई भी मैं चीज़ सीखता हूँ तो एक ये माइंड के अंदर मक्कड़ जाल सा बनता है जिसको हम सिनैप्सेस कहते हैं। तो मैंने जितने ज़्यादा सिनैप्सेस जनरेट कर लिए, तो जिस समय मेरे को अल्जाइमर्स होगा तो कितनों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, कुछ तो रह ही जाएंगे, कुछ तो रह ही जाएंगे। उन्हीं को मैं रिजर्व्स को यूज़ कर लूँगा। अब ये रिजर्व्स कैसे जनरेट किए जाएं, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। वो क्या है कि ये नहीं कि मान लीजिए आप एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर साहब एक डॉक्टर हैं, हम अपनी ही चीज़ों को नहीं, हमें अलग अलग तरह से, मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे को कुछ म्यूज़िक सीख सकता हूँ, मैं हिंदी जानता हूँ तो मैं कोई और लैंग्वेज सीख सकता हूँ, मैं अपने ब्रेन को बाध्य कर सकता हूँ कि इस चीज़ को सीखो। तो मेरे दिमाग में बहुत सारा मकड़ जाल बनता चला जाएगा कि इवन इफ कैटास्ट्रोफी आएगी भी तो भी मेरे पास कुछ रिजर्व्स हैं, मेरे पास कुछ ना कुछ बाईपासेस हैं। तो कॉग्निटिव रिजर्व
सबसे बड़ा एक ऐसा मुद्दा देखा गया कि यदि हम उसको जनरेट कर लें तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं, चाहे हमें अल्जाइमर्स है या हमें अल्जाइमर्स नहीं है। क्योंकि देखिए लाइफ लॉन्गिविटी, आजकल मेडिकल चिकित्सा ने लाइफ लॉन्गिविटी को बढ़ा दिया, जिसको हम डालीज कहते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट। डॉक्टर अशोक माफ़ कीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि हम और विस्तार से बात कर सकते हैं। 2 कॉलर हमारे इंतजार कर रहे हैं। पहले हम सतीश जी का कॉल लेते हैं। सतीश जी ने हमें पंजाब से कॉल किया है। सतीश जी सवाल पूछिए आप अपना। मेरा सवाल मैडम से है। नमस्कार मैम जी मैम, एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि जैसे मैं डेली यूजेस की चीज़ें जल्दी भूल जाता हूँ। जैसे इवन मैं घर से कोई मार्केट जाता हूँ तो मेरे दिमाग में होता है, शायद मैं कुछ सोचता भी ज़्यादा हूँ तो सोचते सोचते वो चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। सेकेंडली अगर कुछ मैं जैसे कोई मैं स्टडी भी करता हूँ साथ में, तो अगर मैं वो भी भूल जाता हूँ। जैसे एग्जाम के लिए कभी जाते हैं तो वो भी भूल जाता हूँ। तो मैं इन चीज़ों के बारे में कि क्या ये डिजीज है या मुझे किस तरह से इन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। मेमोरी लॉस मेरी बहुत है, शॉर्ट मेमोरी लॉस। देखिए ऐसा है कि मेमोरी जो जमती है उसके स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है रिसेप्शन, सेकंड स्टेज होता है रजिस्ट्रेशन, थर्ड स्टेज होता है रिकॉल और एनकोडिंग, एनकोडिंग के बाद रिकॉल। तो जो रिसेप्शन है वो हमारे सेंसेस से होता है, चाहे आँखों से जैसे विजुअल मेमोरी, कानों से जैसे ऑडिटरी मेमोरी, या फिर स्पर्श से विच इज़ टच मेमोरी, या फिर स्मेल से, या जो भी टेस्ट से। अब मुख्य बात यह है कि आज की तेज जिंदगी में हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, या फिर हम हर 30 सेकेंड्स या 90 सेकेंड्स पे मोबाइल पे मैसेजेस देख रहे हैं। तो हमारी जो मेमोरी है, जो विजुअल पाथवे या ऑडिटरी पाथवे से आनी है, वो रजिस्ट्रेशन स्टेज पे ही नहीं एंट्री कर पा रही है, बिकॉज एक टास्क में हमारे इंटरप्शंस मल्टीपल हैं। तो अगर आप मल्टीटास्कर हैं, अगर आप यंग एज में बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, या गेम्स खेल रहे हैं, या मोबाइल पे हैं, या व्हाट्सएप पे हैं, तो आपको जो समझना या सीखना है क्लास में, आजकल हम देखते हैं बच्चों को भी क्लास में बैठे हुए हैं तो मोबाइल पे पीछे व्हाट्सएप चल रहा है, तो टीचर जो समझा रही है उनको विजुअल मेमोरी या ऑडिटरी मेमोरी से जो अंदर लेना है बोर्ड से या कान से, वो नहीं जा पाएगा। तो एज अ रिजल्ट वो रजिस्ट्रेशन स्टेज पे ही आपकी मेमोरी प्रोसेस नहीं हो रही है। ठीक है, एक तो रजिस्ट्रेशन स्टेज हुआ, अगर आपने इसको करेक्ट कर लिया, उसके बाद मेमोरी जाती है जो रजिस्ट्रेशन, रिसेप्शन के बाद रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन में आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं उसको एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको 3-4 बार पढ़ना होता है ताकि वो रजिस्टर हो जाए। उसके बाद जब आप सोते हैं, स्टेज 3 स्लीप में और रेम स्लीप में आपकी मेमोरी जमती है, जिसको हम एनकोडिंग बोलते हैं। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, जो आज के ज़िंदगी में सबकी डिस्टर्ब है, कोई लेट तक जाग रहा है, कोई 2 बजे, मतलब ईजिएस्ट थिंग टू सैक्रिफाइस इज स्लीप, बिकॉज स्लीप इज the only time you can finish your unfinished activity according to many social activities which you have. तो sleep अगर आपकी कम है, normal sleep should be 6 to 8 hours, अगर आपकी sleep कम आ रही है तो भी आपका encoding नहीं होगा, तो भी आप याद नहीं रखेंगे। मल्टीटास्कर हैं, स्ट्रेस है, नींद नहीं है, रजिस्टर ही नहीं करें, these are common causes। अगर आप इनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं और फिर भी मेमोरी में प्रॉब्लम है, मे बी योर B12 इज लो, मे बी योर थायराइड इज लो, maybe genetically you don't have a memory skill, maybe you're skilled in construction or something else, so maybe your talent is somewhere else, so then you need to use memory logs, memory diaries, etc. So these are various things which you have to find out on your own, or you can take the help of a neurologist to help you out. ठीक है, एक और कॉलर है, मीनू ने कॉल किया है, मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। मीनू, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। जी, मेरी ये परेशानी है कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले मुझे सर्वाइकल हुआ था। मैंने यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे अल्जाइमर की दवा दी थी। वो दवा खाने के बाद से मेरे जो है दिमाग में अक्सर जैसे बिजली सी कौन जाती है। 1 महीने उनकी दवा खाने के बाद मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ गया, और क्या नाम है, मुझे काफ़ी परेशानी होने लगी। परेशानी से मीन्स ये होता है कि ज़रा से कोई तेज़ बोल देता था, दिल धड़कने लगता था, एकदम दिमाग से ऐसा लगता था किसी ने बहुत ज़ोर से चीख दिया। फिर मैंने उनकी वो दवाइयाँ बंद कर दी। मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया नहीं, आपको अल्जाइमर का तो कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा, ये आपको सर्वाइकल की वजह से परेशानी है। ठीक है, तो ये अभी भी लेकिन जी अभी नहीं, मैंने उनकी वो दवाइयाँ बिल्कुल छोड़ दी। उनकी दवाइयाँ छोड़ने के बाद से मेरा वेट भी कम हो गया है, लेकिन अभी भी कभी कभी मुझे ऐसे हो जाता है जैसे मेरे दिमाग में बिजली सी को आन जाती है।
ठीक है डॉक्टर मंजरी, आप अगर संक्षेप में इन्हें बताएं कि क्या कर ऐसा है कि मे बी आप जिस डॉक्टर के पास गए उनको आपके लक्षण समझ में ना आए हो, या फिर दवाई गलती से लिख दी हो, या फिर उन्होंने कुछ और परसीव किया हो, या फिर वो डॉक्टर आजकल हमारे देश में कुछ बोला नहीं जा सकता है डॉक्टर किस प्रकार के हैं, और अक्सर मरीज डिग्री भी नहीं चेक करते हैं, अक्सर डिग्री भी हो सकता है ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब आप सही डॉक्टर के पास जाइए, न्यूरोलॉजिस्ट के। देखिए, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको भीड़ जरूर फेस करनी पड़ेगी, आपको लाइन में ज़रूर खड़ा होना पड़ेगा, बट शायद आपको राय सही मिल जाए। और मैं ये जानना चाह रही हूँ डॉक्टर मंजरी, अब इन्होंने दवाइयाँ रोक दी हैं तो धीरे धीरे जो भी असर है वो कम हो जाएगा इनका? बिल्कुल कम होना चाहिए, और हो सकता है इनको अल्जाइमर्स बिल्कुल ना हो, और गलती से दवाई लिखी गई हो, या जो डॉक्टर है वो जानता ही ना हो, या डॉक्टर ही ना हो। अब किसी क्वालिफाइड और अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उनसे राय लेते रहें, जो भी आपके सिम्टम्स हैं उनसे बात करें और उस हिसाब से अपना इलाज करवाएं। डॉक्टर हुद्दर, कहा जाता है कि जो स्वस्थ शरीर है उसी में स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है। तो आप अगर हमें बताएं आयुर्वेद के नज़रिए से, जैसे डॉक्टर ने भी हमें काफ़ी डिटेल में बताया, क्या ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है हो सकता है 40 की उम्र से शुरू हो जाए लेकिन असर उसका जाके 60 पे दिखाई दे, तो क्या किया जा सकता है? देखिए, यही जो मैं इसके बारे में बोल रहा था कि जो एज जो होते हैं तो वो प्रिवेंटेबल बोले तो वो एज होता ही है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैडम बोल रहे थे, उसके लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर ही है हमारे इसमें कि स्वभाव व्याधि प्रतिषेध चिकित्सा। स्वभाव व्याधिस बोलते हैं इसको, जो एज होते हैं, और दूसरे बहुत चीज़ें होते हैं एज के रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसी के लिए एक टॉपिक दिया गया है कि ये व्याधिस को प्रिवेंट कैसे करें। उसमें रसायन की चिकित्सा आती है, आचार रसायन, जैसे थिंक करना चाहिए, हाउ टू बिहेव विथ अदर्स, हाउ टू कीप आवर सेल्स, मीन्स सात्विक बोलते हैं, राजसिक तामसिक गुणों को छोड़ के अच्छा सोचें, ये आचार रसायन बोलते हैं, ये है। और डेली रूटीन में जो भी थोड़े से मेडिसिन जो मैंने 3-4 बताए थे, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, उसको खान पान में भी हम चेंजेस कर सकते हैं या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें उसमें बताया गया है। इसको एक 40 इयर्स के एज में आप बता रहे थे, इसमें रसायन के जो मैंने चिकित्सा बता रहा था रिजुविनेटिंग, इसमें पूर्व वयसी मध्यवा करके वेरी क्लियरली हमारे इसमें बताया गया है कि बाल्यावस्था या मध्यमावस्था में ही आपको ये रिजुविनेटिंग ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि वो ओल्ड एज में जाने से वो फ़ायदा करें। ऐसे बहुत सारे रसायन आज हैं, जैसे कि आपने सभी ने सुना होगा च्यवनप्राश। च्यवनप्राश का ऐसा हिस्ट्री है, वो एग्जैगरेटिव है, लेकिन उसका पर्पज़ यही था कि बूढ़ापन को प्रिवेंट करे। यूजुअली च्यवन एज वो ऋषि था, उसके एज होने के बाद में वो च्यवन प्राश खाने के बाद में ही बिकेम अडल्ट। अच्छा, ऐसे हिस्ट्री सुनने को मिलता है, हिस्ट्री है, लेकिन इसका मतलब इंटेंशन जो है इसको प्रिवेंट, स्वभाव व्याधि को प्रिवेंट हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ जो बताया गया है हमारे ग्रंथों में, उसको पालन करने से बहुत फायदा होगा, जो ऐसे कंडीशन जो अल्जाइमर्स में प्रेजेंटली ट्रीटमेंट नहीं है। और जैसे आप च्यवनप्राश की बात कर रहे हैं, डॉक्टर मंजरी ने बताया हल्दी बहुत फायदेमंद है। हल्दी कैसे असर कर सकती है? हल्दी जैसे हमारा इसमें भी बताया गया है कि मेद्य ड्रग्स में एक वो भी है हरिद्रा, जो हरिद्रा हम बोलते हैं, वो भी है। बहुत सारे ऐसे जटामांसी है, ज्योतिषमती है, बहुत सारे चीज़ हैं जो रूटीनली जो यूज़ कर सकते हैं। हरिद्रा जो खान पान में जो डाइटरी एज ए सप्लीमेंट अलग होता है, उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी अलग है। अगर इनिशियल स्टेप प्रिवेंटेबल में अलग अलग मेडिसिन हम, ये जो मैं बताया था स्वभाव प्रतिषेध में, बीच में मॉडरेट कंडीशन में जो बताए थे उसमें सम ड्रग्स होते हैं जो हर्बल ड्रग्स होते हैं। सीवियर कंडीशन में भी हमारे पास आते हैं, जैसे कि स्वर्ण भस्म भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा। ऐसे कंडीशन में जो गोल्ड होता है उसका भस्म बनता है, विच इज़ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव प्रूव्ड आल्सो। अभी बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए हैं, जैसे कि बेंगलुरु में एक निमांस करके एक इंस्टीट्यूट है, एलोपैथिक इंस्टीट्यूट है, उसमें आयुर्वेद का इतना ही PhD सब चल रहा है उसमें, जो साथ में इंटीग्रेशन में कैसे ही अल्जाइमर डिमेंशिया को काम करे, एंग्जाइटी पे काम करे, डिप्रेशन में काम करे, बहुत सारे काम हो चुके हैं और एविडेंट पब्लिश भी हुए हैं, तो ये उसमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलर हैं, दीपेश ने कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। दीपेश, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है? मैम मुझे रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है, बट ये क्या मेरी ब्रेन कैपेसिटी कम होने का क्या तात्पर्य है? अगर मैं अल्कोहल का सेवन बट करता हूँ कभी कभार, तो क्या इसका इफेक्ट पड़ता है क्या मैम? आपकी उम्र कितनी है दीपेश? 22 है मैम, अभी बहुत कम है, बट अच्छा, 22 साल उम्र है। आप बता रहे हैं आप अल्कोहल का सेवन कभी कभी करते हैं? कभी कभी। ठीक है, आप थोड़ा दीपेश
कॉल पर बने रहिएगा। डॉक्टर अशोक, 22 साल उम्र है, ये कह रहे हैं रिकॉल करने में दिक्कत। देखिए यहाँ पर एक अपने को सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि 22 साल की उम्र है, अल्कोहल ले रहे हैं, रिट्राइव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस रिट्राइवल को करने के लिए प्रयत्न क्या करते हैं, उसको अपने दिमाग तक पहुंचने के लिए कितनी वो करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कम से कम मिनिमम आपको 3 to 4 टाइम्स उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी है, क्योंकि हमें बहुत चीज़ों के अंदर मॉरल प्रैक्टिसेस की भी जरूरत होती है। बिल्कुल। तो दीपेश, ये अच्छी बात है कि आपने अपनी समस्या को समझा, कम से कम कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे और अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे से सलाह लें और आप ज़रूर जल्दी ठीक हो जाएंगे। दीपेश, रिंकू ने कॉल किया है हमें। रिंकू, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आपका सवाल क्या है, पूछिए आप। ठीक है, रिंकू से जो कनेक्शन है वो अभी नहीं हो पा रहा है। और डॉक्टर अशोक, मुझे आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बात यही हो रही है कि जो परिजन है, जो दोस्त हैं, उन्हें समझना पड़ेगा। तो कई लोग ये मान लेते हैं कि अब तो इन्हें हो ही गया है, मतलब आपने कहा ना बचाव सम करे, लेकिन जब अल्जाइमर हो गया उसके बाद कैसे मदद की जा सकती है? मैंने आपसे जैसे कहा ना कि अपने एक तिल्ली जलाई और जंगल में आग लग गई, तो अब तिल्ली को बुझाने से तो कुछ होगा नहीं, ये तो बाकी लोगों को उसको बुझाने के लिए सामने आना पड़ेगा ना, जिसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। ये भी एक तरह का डिज़ास्टर ही हो जाता है लाइफ के अंदर कि एक इंसान जो कि सब चीज़ों को समझ रहा था, सूझ से साथ काम कर रहा था, विल के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ में, और अब वो कर नहीं पा रहा है, तो वहाँ सब चीज़ों को सामने आना पड़ता है, समाज को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, डॉक्टर्स को और काउंसलर्स को। तो ये अल्जाइमर्स जो कि एक चैलेंज बन गया, कैसे कि एक तो प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ बढ़ गई है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिसको अल्जाइमर्स हो गया उसको सोसाइटी, समाज कैसे हेल्प करे। बायोलॉजिकली तो हैंडीकैप हो गया है, लेकिन साइकोलॉजिकली भी हो गया, तो इसके लिए क्या है कि हर पल जिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉग्निटिव रिजर्व्स को हम जितना जनरेट कर लेंगे, हम उतना ही उसके लिए सक्षम हो जाएंगे, उसके लिए हम रेजिस्ट करेंगे, रेजिलिएंट बन जाएंगे, जिसको कि हम कहते हैं अल्जाइमर्स रेजिलिएंट ब्रेन। कि उसको कैसे जनरेट करें। हम खान पान सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन हम जेनेटिक्स को नहीं चेंज कर सकते हैं, हम एज को नहीं रोक सकते हैं, तो उन सब के साथ कैसे करेंगे। तो केयर गिवर्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है। और डॉक्टर मंजरी, आपने 2 एग्जाम्पल हमें दिए थे, तो अब क्योंकि उन्हें अल्जाइमर हो गया, इस तरह से वो जूझ रहे हैं, कैसे परिवार की मदद या कहें काउंसलिंग, कैसे जीवन को उनके आसान बनाया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, जो ये बीमारी है उसमें दवाई तो एक अंग है, पर इसके अलावा जो केयर गिवर है उसकी देखभाल और मरीज़ के साथ केयर गिवर कैसे डील करेगा उसकी जांच या समझना बहुत ज़रूरी है। केयर गिवर को भी स्ट्रेस होता है। केयर गिवर का 24 घंटे का दिन 36 घंटे का हो जाता है। अच्छा। क्योंकि आप समझिए, एक बच्चे को देखभाल करने में जो अपने कपड़ों में शायद पेशाब और पॉटी कर रहा हो, वो तो आसान है, बच्चे को उठा को धो दो, नहला दो, हो गया। पर अगर बुढ़ापे में 60 साल 65 साल का इंसान अगर सेकंड स्टेज बीमारी में या थर्ड स्टेज बीमारी में पेशाब अपने कपड़ों में कर रहा है और बैठा हुआ है ऐसे, उसको साफ रखने में कितना परिवार को देखना पड़ेगा। खाने का एक निवाला खिलाने के लिए, खाना खा रहे हैं, फैल रहा है, या खाना खा ही नहीं रहे हैं, उनको बैठ के खिलाना जैसे बच्चों को खिलाते हैं। तो ये एक 24 आवर्स से भी ज़्यादा जॉब है, 36 आवर्स का केयर गिवर के लिए। तो केयर गिवर स्ट्रेस भी बहुत होता है, केयर गिवर को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, ब्रेक डाउन होता है, उसकी भी देखभाल करना एक जरूरी एक उसका अंग है बीमारी के इलाज का। हमारे देश में सिर्फ एक ही सोसाइटी है अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के बीमारों के लिए, उसका नाम है अल्जाइमर्स डिजीज रिलेटेड सोसाइटी ऑफ इंडिया। हमारे देश में नुक्कड़ में बच्चों के लिए प्ले सेंटर्स हैं या केयर होम्स हैं, जहाँ पे आप बच्चे को सुबह छोड़ सकते हैं और शाम को ले जा सकते हैं। पर हमारे देश में नुक्कड़ के मतलब नुक्कड़ पे भी नहीं हुआ तो थोड़े किलोमीटर में हो गया, बुजुर्गों के लिए वेलफेयर सेंटर्स, बुजुर्गों के लिए कम्युनिटी सेंटर्स, जो इन बीमारी के अर्ली मरीज हैं उनकी एक्टिविटीज क्या करनी है उनके सेंटर्स, अभी ये इमेंस पॉसिबिलिटी है कि ये जनरेट हो। और ऐसे सेंटर्स अगर आ जाएं तो जो जल्दी बीमारी आ रही है, अगर हम इन सेंटर्स में, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, फैमिली का रेजिलियंस कम हो गया है, फैमिली का रिजर्व, जैसे कॉग्निटिव रिजर्व है इस बीमारी में, वैसे इस बीमारी में फैमिली रिजर्व होता है, फैमिली रेजिलियंस होती है, वो भी कम हो गया है।
हमारे देश में पाइका हो गया है, दैट इज पेरेंट्स इन इंडिया चिल्ड्रन अब्रॉड। तो पेरेंट्स को डिमेंशिया हो रहा है, वो याददाश्त भूल रहे हैं और बच्चे बाहर हैं। तो ये सेंटर्स का आना जरूरी है। फिलहाल दिल्ली में एक ही सेंटर है जो हमारा गोविंदपुरी में है, अल्जाइमर्स डिजीज सोसाइटी का। ये डे केयर सेंटर है। इसमें हेल्पेज इंडिया और अल्जाइमर सोसाइटी मिल के सुबह वैन पे बुजुर्गों को लाते हैं। उनकी दिन भर में केयर गिवर जो वहाँ पे प्रोफेशनल केयर गिवर्स हैं देखभाल करते हैं, जैसे चेस खिलाया, लूडो खिलाया, कैरम खिलाया, मेमोरी गेम्स खेले, पिक्चर्स दिखाई, फोटोज पुरानी उनकी, म्यूजिक थेरेपी, गाने गाना, आर्ट करना, ये सब तो एक्टिविटी। अक्सर क्या होता है, जो बुजुर्ग होते हैं घर में, वो जब बच्चे चले जाते हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, वो बैठ के सिर्फ टीवी देख रहे होते हैं। तो ये जो डिमेंशिया केयर सेंटर है हमारा दिल्ली में एक है, और उसमें हम थोड़े से मरीजों का अकोमोडेट करके उनका केयर, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स होना या फिर इन सेंटर्स को फैसिलिटेट करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तो है बीमारी ना आए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे, पर जब बीमारी आ गई है, अगर आप चाहते हैं कि इस देश का सारे लोग काम करें, तो उनको सपोर्ट करना इन सेंटर्स में बहुत जरूरी। ठीक है, 2 कॉलर्स हैं, हम जल्दी से इनका कॉल ले लेते हैं। रिंकू ने उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। रिंकू, स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। जी मैम, हमारे बाबा की उम्र 80 साल है जी। तो उनको हमने न्यूरो सर्जन के यहाँ भी इलाज चलवा रहे हैं। उनकी पैरों में प्रॉब्लम ये है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें खून की चाल स्लो बताई है पैरों में। ठीक है, इनका सवाल, आपका सवाल अल्जाइमर से जुड़ा हुआ नहीं है रिंकू, हम माफ करेंगे, किसी और दिन हम ये टॉपिक लेंगे, तब आप हमें कॉल कीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। अल्जाइमर से जुड़ा सवाल अगर आपका है, अमित नारंग जी बिहार से कॉल किया है, तो अमित जी आप सवाल पूछिए अपना। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गए। डॉक्टर हुद्दर, अगर मैं आपसे बात करूं, एक हो रहा है जैसे कहा जा रहा है, अगर हो गया है तो एक्टिविटीज़ में कैसे आप खुद को बिजी रखें। जैसे बुजुर्ग कभी आजकल अकेले रह जाते हैं, हर कोई अपने अपने काम में बिजी है। एक तो एक्टिविटीज़ हो गई, यानी अपना शौक जिंदा रखना एक तरह से। दूसरा योग और ध्यान, मेडिटेशन, ये कितनी मदद कर सकता है? ये इसमें जो लाइफस्टाइल जो वर्ड मैंने यूज़ कर रहा था, उसमें ये भी बहुत अहम हिस्सा है उसका। योगा और प्राणायाम वो जब होता है वो करना ऐसे नहीं है जैसे इसको अडल्ट एज या अर्ली एज 22 इयर्स के जो बोल रहे थे, पहले एक पेशेंट कॉल कर रहे थे, तब से भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रिवेंटिव जो मैंने प्रिवेंट करने, एजिंग प्रिवेंट करने के लिए जो है, ये भी एक बहुत इसमें हिस्सा है। जो योगा प्राणायाम पर्टिकुलरली मेडिटेशन जो करते हैं, इससे बहुत ही उसमें फ़ायदा मिल सकती है। ये एक कंट्रीब्यूशन है उसमें। उसके अलावा ट्रीटमेंट्स भी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी वो ऑप्ट कर सकते हैं, जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो। ठीक है, तो इसी के साथ जो कार्यक्रम का समय है वो फिलहाल यहीं पूरा हो गया है, और मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी स्टूडियो में आने के लिए और इतने अच्छे सुझाव देने के लिए। तो इस कार्यक्रम के जरिए आपने देखा कि भले ही अल्जाइमर का कोई निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन जल्द ही इसके लक्षणों को समझकर और इलाज शुरू करवाकर जीवन को आसान तो बनाया ही जा सकता है। तो आप भी आज दी गई सलाह और सुझाव अपनाइए और रहिए, खुद को भी स्वस्थ रखिए और अपनों को भी स्वस्थ रखिए। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले रविवार यानी 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। तो अगले अंक में हम भी बात करेंगे अपने दिल को स्वस्थ रखने की और कैसे अपने हृदय को हार्ट अटैक या दिल के दौरे से बचाया जा सके, हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।